नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ आए आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कैसा लग रहा है फिल्म शोले की इस धुन को सुनकर? ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ बड़ा ही फिल्मी सा, कुछ नया सा होने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ कुछ फिल्मी सा ही होने वाला है। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर दीपक और हमारी पूरी बीएमएल टीम का। सापडला नानू? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएमएल आपके बीच हमेशा कुछ न कुछ नया, कुछ खास लेकर आता है, जिससे आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन हो सके। अपनी इसी कोशिश में आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है फिल्मों की कहानी बीएमएल की जुबानी। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वर्ष 1969 में आई सुपरहिट फिल्म आराधना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सुपरहिट फिल्म आराधना की, जिसके निर्माता निर्देशक हैं शक्ति सामंत, लेखक हैं सचिन भौमिक, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है एस.डी. बर्मन ने। आराधना एक औरत के संघर्ष की कहानी है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी नारी प्रधान फिल्म जिसमें है एक औरत की पीड़ा, उसकी बदनसीबी, उसके आंसू और उसका संघर्ष। यूं तो आराधना की कहानी शर्मिला टैगोर के किरदार वंदना के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इस फिल्म की सफलता ने राजेश खन्ना को न सिर्फ फिल्मों में स्थापित ही किया, बल्कि उन्होंने लोकप्रियता के उस शिखर को छुआ जिसे छू पाना उनके पहले और उनके बाद के कलाकारों के लिए एक सपना था और शायद हमेशा एक सपना ही रहेगा। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को राजेश खन्ना के रूप में एक ऐसा सुपरस्टार दिया जिसकी लोकप्रियता नौजवानों पर किसी नशे की तरह चढ़ती हुई नजर आई। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। लड़कों में राजेश खन्ना की तरह दिखने की होड़ थी, तो लड़कियां उनकी तस्वीर से शादी कर रही थीं। कहना गलत न होगा कि फिल्म स्टार की लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड्स राजेश खन्ना के आगे धराशायी हो गए थे। फिल्म आराधना की सफलता के पीछे इसकी कहानी को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। इस कहानी में जहां एक ओर नौजवान दिलों की हंसती खिलखिलाती दुनिया के शोक रंग हैं, वहीं दूसरी ओर एक नारी के संघर्ष, त्याग और समर्पण को भी बड़ी ही शिद्दत से दिखाया गया है। आराधना की नायिका के लिए प्यार एक साधना है, एक आराधना है, और ये आराधना तभी सफल हो सकती है जब ये साधिका प्रेम के लिए स्वयं को मिटा दे।
काहे को रोए। तो आइए बीएमएल के पूरे परिवार के साथ इस फिल्म की संगीतमय प्रस्तुति का हिस्सा बनते हैं। मैं डॉक्टर दीपक बीएमएल के अपने सभी साथी कलाकारों के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। फिल्म की कहानी शुरू होती है अदालत के एक दृश्य से, जहां फिल्म की नायिका वंदना यानी शर्मिला टैगोर को एक खूनी करार देते हुए 14 साल के कैद की सजा सुनाई जाती है। जेल के कमरे के एकाकीपन के बीच उसकी खिड़की वंदना को उसके अतीत में ले जाती है और फिल्म बैक फ्लैश में चली जाती है, जहां चलती जीप में एक नौजवान अरुण यानी राजेश खन्ना अपने दोस्त मदन के साथ ट्रेन में बैठी वंदना को पहली बार देखता है और अपने सुनहरे सपनों को संजोए एक गीत गा रहा है। आइए इस फिल्म के पहले गीत को सुनते हैं विश्वजीत और अभिषेक की आवाज़ में। अरुण को अपने सपनों की रानी का इंतज़ार है और इस बात का पूरा यकीन कि एक दिन वो सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पन घट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास था दिल के, दूर से मिल के चैन न आए। फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन न आए, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगी
रानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया चलिया तू चल। एक ओर जहां अरुण एक बेहद खूबसूरत, मजाकिया और दिलफरेब अदाओं वाला नौजवान है, वहीं वंदना भी एक चंचल, हसीन और पढ़ी लिखी लड़की है जो शहर से हिल स्टेशन पर अपने पिता, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, के घर आती है। और वहीं अरुण के साथ उसकी एक बड़ी ही खूबसूरत इश्क की पहली फुहार में गीली और थोड़ी मजाकिया सी मुलाकात होती है। दीदी ये कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। जी मैं पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो। मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी। जी जी मेरा मतलब है, मुझे अपने नौकर पर बहुत गुस्सा आया था। और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी इस कड़ाके की सर्दी में। अंदर आइए ना। जी गुस्सा उतर गया। शर्मिंदा मत कीजिए। यूं तो वंदना ने अरुण पर सिर्फ एक बाल्टी पानी फेंका था, लेकिन अरुण उसके प्यार में डूब गया था। शर्ट भी दे दीजिए। जी ठहरिए। हाँ जी सुनिए, जी अगर मुझे निमोनिया हो गया तो इलाज हो जाएगा। डॉक्टर का घर है ना। मैं उनकी बेटी। तो एक प्याला गरम चाय भी हो जाए। चाय जरूर। अरुण अपने दोस्त मदन और वंदना के नौकर टीकाराम के साथ मिलकर अपने प्यार की रेलगाड़ी को पटरी पर लाने के लिए वंदना पे डोरे डालने की पूरी कोशिश करता है। लगता है न होगा 5 न बजेगी बांसुरी। टीकाराम जी, बांसुरी जरूर बजेगी। हम तुम्हारी शादी कराएंगे। सच? बिल्कुल सच। लेकिन हम तुम्हारी मदद तब करेंगे जब तुम हमारी मदद करो। जल्दी बताइए क्या सेवा करना है, मैं सब करूंगा। आओ हेलो भगवान जी, ना अपना गिलास और ये पैसे। बस टीकाराम जी, इतना बता दीजिए कि आपकी दीदी कहाँ जाती है, कब जाती है। मेरा मतलब उसकी पसंद नापसंद। समझ गया बाबूजी, समझ गया। सब बता दूंगा, लेकिन शाह। अरुण के दोस्त मदन ने उसे ये तरकीब बताई कि अगर वंदना के पास तुम्हें जाना है तो इस भोले भाले लेकिन मोटे से टीकाराम नाम के रास्ते को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। वाली हो दीदी, ये रहस्य कैसे दिए? 2-4 ले ले दीदी।
दादाजी संतरे कैसे दिए? खट्टे होंगे। अरे आप? अरे आप नमस्ते। इस तरह बाजार में, मंदिर में बार बार टकराने वाली मुलाकातों का दौर शुरू होता है। उनके पास तो कुछ मिलता ही नहीं है। जरा से फल भी लेने हो तो इतनी दूर आना पड़ता। बाबूजी मेरा बाप कहता था कि बिना मेहनत के कोई फल मिलता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके वो सेब से जी नहीं, कुछ अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है? चलिए दूसरी दुकान पे चलते हैं, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सेब। नमस्ते, चलो ठीक है। अरुण की दिलफरेब अदाएं किसी भी लड़की को एक पल में अपना दीवाना बना सकती थी, लेकिन औरत का गहना जो उसकी शर्माहट होती है, वंदना उसे पहने धीरे धीरे अरुण के प्यार में आगे बढ़ रही थी। अरुण और वंदना की आंखों ने भविष्य के सपने बुनने भी शुरू कर दिए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, आंखें बंद क्यों है? तुम्हारे सपने देख रही हूँ, दिल की धड़कन इतनी तेज, तुम्हारा नाम पुकार रही है, सांसों की रफ्तार तुम्हारे पास ले आई है। कहाँ से कहाँ। सच? बीनू, बीनू आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा और तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। बीनू, जब किसी पुरुष को जीवन साथी की तलाश होती है तो उसके सपनों में एक ऐसी लड़की की तस्वीर आती है जिसकी आंखों में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना होती है। जानती हो, अचानक तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरा सपना पूरा हो गया। सच? यकीन नहीं आता? यकीन नहीं आता बीनू? तो पूछो इन बर्फीले पहाड़ों से, इन नदी की लहरों से, इन पहाड़ों से। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां अरुण और वंदना के प्यार की गवाही दे रहे थे। आइए इस फिल्म का एक बड़ा ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, उपेंद्र और रितु की आवाज में। जब पहली बार अरुण ने माना कि उसने अपने दिल के कोरे कागज पर वंदना का नाम लिख दिया है, और वंदना ने भी माना कि उसके दिल कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा, मेरा। लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। सुना था जीवन मेरा, बस गया प्यार जिसमें तेरा।
स्थाई मन मेरा, लिख लिया नाम इसके तेरा। प्यार और मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, जहां रूठना मनाना भी हुआ। वंदना और अरुण ने बीतते समय के साथ कई हसीन पल गुजारे। सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया हो। एक दिन मजाक मजाक में अरुण शराब पीने का नाटक करके वंदना का प्यार पाने की कोशिश करता है और दोनों इश्क की खूबसूरत बातियों में खो जाते हैं। यकीनन वंदना अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिता रही थी। अगर मालूम होता कि तुम शराब पीकर इस तरह बैठ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। अरे वीनू, तुम खाम खा घबरा रही हो। मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। देखो डार्लिंग, मेरे पास आओ। छोड़ दो मुझे, तुम नशे में हो। डार्लिंग, डार्लिंग, नशा शराब का नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों का। मत छुओ मुझे। अरे वीनू, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो वीनू, मेरी बात तो सुनो। वीनू, रुक जाओ। अरे वापिस आ जाओ, नहीं तो मैं पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। दे दो अपनी जान, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जाता हूँ। ये पूरा नाटक अरुण ने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो वंदना का प्यार पा सके। वीनू, मैं जा रहा हूँ सीधा भगवान की तरफ। जय हो बाबा की जय। पास कहीं एक चट्टान के नीचे वो छुपा रहता है वंदना के प्यार को पाने के लिए। तुमने क्या किया? मैंने तो ऐसे ही कहा था। यकीन करो, भगवान के लिए, तुम्हें मेरी कसम, मेरे प्यार की कसम, वापस आ जाओ, वरना मैं यहाँ से कूद पड़ूंगी। कूद पड़ो। बड़े अफसोस की बात है, तुमने मुझे इतना खराब समझा। आपको जिसे खोने का डर हो वो अचानक आपके सामने आ जाए तो उस खुशी के क्या ही कहने। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तो जान निकल गई थी। मेरी जान तो तुम हो। तुम समझती हो मैं उसे इतनी जल्दी निकलने देता? अभी तक मेरी सांस तेज चल रही है। आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करना। नहीं करूं, लेकिन अगर ये मजाक ना करता तो ये रूप देखने को कहां से मिलता। और वो गुस्से का रूप जिसकी लाली देखकर सुबह की हर कभी खिल उठती। शायद ये बातें और बात करने का यही अंदाज राजेश खन्ना को सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार बनाता है। आइए इस फिल्म का एक और भी बड़ा ही प्यारा सा गीत रविंद्र और ज्योति जी की आवाज़ में सुनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, और क्यों ना आए, आखिर हम सभी ने कभी न कभी ऐसे पलों को जिया है। और
गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, पहचान भंवरा कैसे मुस्काए। आए कली यूं शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। आए जरा देखो सजन, बेईमान भंवरा कैसे मुस्काए। आए कली यूं शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चले गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहे, हम दोनों भी है देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या ओए ओए, जागी जिया में अरमान सोए। सोए किसी को क्या कहे, हम दोनों भी है देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या ओए ओए, जागी जिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। सुनो बासना, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो बासना, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली। कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली, गली गली कली कली, गली गली कली कली, गली 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 कली कली। गली गली। ये इश्क भी लोगों से जाने क्या क्या कराता है ना। हम कभी किसी दरगाह में मन्नत के धागे बांधते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो कभी किसी तालाब में सिक्का उछालते हैं। कुछ की चाहत तो इतनी पक्की होती है कि वो सिर्फ एक जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के हो जाना चाहते हैं। ढलती शाम के साथ अरुण और वंदना भी कुछ ऐसी ही बातें कर रही हैं। यहाँ की देखने लायक जगहों में ये झील सबसे अच्छी है। अच्छा, इसे आशा झील कहते हैं। आशा जी, बड़ा अजीब नाम है। कहते हैं इसमें पैसा डालकर मांगने से हर आशा पूरी हो जाती है। कमाल है, फिर तो फौरन इसी वक्त मांगना चाहिए।
हम सभी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे खूबसूरत पल बिताते हैं जो हमारी यादों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। वंदना और अरुण के लिए भी ये किसी खूबसूरत सपने के सच होने जैसा था। वहीं पास के मंदिर में दोनों ईश्वर को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। प्यार ना ही बंदिशें मानता है और ना ही कोई बंधन, और जब दो जवां दिल मिलने को बेकरार हों तो माहौल खुद ब खुद मुकम्मल हो जाता है। मेरी शादी तो हो जाने दो। हो गई ना। देखो ना, मंदिर में भगवान के सामने तुमने मुझे हार पहनाया, मैंने तुम्हें पहनाया, और दिल से तो एक दूसरे को उसी दिन हो गए थे जब पहली बार मिले, है ना? गिनो, वंदना। ऐसे नहीं, जोर से। किसी चीज का दरकार पड़े हमको याद करना। शुभ रात्रि। अरुण और वंदना एक तूफान में घिर जाते हैं और एक गेस्ट हाउस में उन्हें रात गुजारने के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन उन दोनों के भीतर जो तूफान उठा था वो बाहर के तूफान से कहीं ज़्यादा हावी था। कमरे में लकड़ियों से उठती आग दिल में उठ रहे शोलों के सामने कुछ भी नहीं थी, जैसे दोनों एक दूसरे के हो जाने का बहाना ढूंढ रहे हों। आइए उन दोनों के बीच गुजरी उस रूमानी रात के जज्बातों को इस रोमांटिक गीत से सुनते हैं और महसूस करते हैं। हमारे बीएमएल के कैप्टन सुदर्शन जी की आवाज़। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए।
आंखों से आंखें मिलती है ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे आंखों से आंखें मिलती है ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे मौज कोई साहिल को टकराए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रोक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास ना आना रोक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास ना आना कैसे मगर कोई दिल को समझाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए जैसे हर तूफान अपने पीछे एक सन्नाटा, एक पछतावा और तबाही के निशान छोड़ जाता है, कुछ वैसा ही उस रात की अगली सुबह वंदना और अरुण ने भी महसूस किया। उस रात वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, मगर अरुण वंदना को अपने सच्चे प्यार का विश्वास दिलाता है। बीनो, इतनी परेशान क्यों? क्या सोच रहे हो? अब मैं बाबा के सामने कैसे जाऊंगी? क्यों? हमने कोई पाप नहीं किया। नहीं अरुण, हम अपने होश खो बैठे। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था हमें। बीनो, भावनाओं की आंधी में इंसान कभी कभी बह जाता है। हम भी बह गए, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। हम ईश्वर के सामने एक दूसरे को हो चुके हैं, पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन जब तक दुनिया के सामने शादी नहीं होती। हो जाएगी। देखो ना, कल सुबह मैं मथुरा चले जाऊंगा, चाचा चाची को लेकर परसों शाम को वापस आ जाऊंगा। एक हफ्ते के अंदर शादी, छुट्टी। मुस्कुरा दो, अब तो मुस्कुरा दो। हाँ। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वंदना के खुश रंग जिंदगी को ना जाने किसकी नज़र लग गई। अचानक एक हादसे में अरुण का प्लेन क्रैश कर जाता है और वंदना से उसकी अगली मुलाकात हॉस्पिटल में होती है, जहां वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। जब मेरा हवाई जहाज नीचे आ रहा था, मुझे ऐसे लगा अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकता। ऐसा लग रहा था अरुण को सिर्फ वंदना के आने का ही इंतजार था। तुम्हारे लिए, हमारे बेटे के लिए। मेरा सपना याद है ना? तुम्हें पूरा करना होगा, उसे भी पायलट बनाना होगा। बनाओगी ना? अब तुम बात मत करो, चुपचाप आराम करो।
उसे देख न सकूंगा। कैसी बातें करते हो? तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। ये काली सी परछाई किसकी? अरुण, काली सी परछाई। अरुण, वंदना के आते ही अरुण की मौत हो जाती है और साथ ही वो ये बात किसी को नहीं बता पाता कि वंदना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। फिल्म की कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है, जहाँ से एक औरत के संघर्ष की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा वक्त जो वंदना की मुश्किलों का दौर है, समाज के द्वारा उसे ठुकराए जाने का, लोगों के ताने सुनने का। पहले अरुण के घर वालों ने उसे बहू मानने से इनकार कर ठुकराया और इसी बीच सदमे के कारण उसके पिता का साथ भी छूट गया और उनकी मौत हो गई। ये एक ऐसा दौर था जब वंदना स्तब्ध थी और ये सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसकी खुशरंग जिंदगी अचानक बेरंग हो गई। मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई, आप लोग जा सकते हैं। ऐसा न कहिए, ये आपकी बहू है। बहू? किसकी बहू? कहाँ की बहू? मेरा आज्ञाकारी भतीजा जो बिना पूछे घर से कदम बाहर नहीं रखता, वो मुझसे बगैर मुझे शादी कर लेगा। कहाँ हुई शादी? कब हुई शादी? किसके सामने हुई? ईश्वर के सामने। बहुत खूब, शादी हुई ईश्वर के सामने, और जिसने शादी की वो बेचारा दुनिया से चल बसा। न कोई गवाह, न कोई सबूत, ना जाने किसका पाप हमारे गले मरने चले आई है। नहीं नहीं, भगवान के लिए विश्वास कीजिए, ये बच्चा अरुण का ही है। मेरी बेटी और उसका होने वाला बच्चा, ये दोनों आपके खानदान के अमानत है। बंद कीजिए बकवास। हमारे खानदान में अरुण के चाची के एक एक शब्द वंदना के कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ रहे थे। आप भगवान के लिए इसके हाल पर जरा तो रहम कीजिए। अगर आपने इसे स्वीकार न किया तो ये बेचारी जाएगी कहाँ? कहीं भी जाए, गंगा की गोद है, रेल की पटरियां हैं, और अगर तुम इसके असली बाप हो तो इसे जहर क्यों नहीं ला कर दे देते? कृपा कीजिए, और न कहिए, और न कहिए। ठीक है, भगवान ही ने जिसे कहीं का न रखा, उसके लिए इंसान से दया की आशा रखना मेरी भूल थी। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका अनमोल समय नष्ट किया। भगवान आप लोगों को सदा सुखी रखे। चल बेटी, चल। वंदना की मनोदशा, उसके संघर्ष के आरंभ और अरुण को दिए गए उसके वचन कि वो अपने बेटे को एयरफोर्स का पायलट बनाएगी, इन सब के ताने बाने से बुना ये गीत फिल्म को एक भावुक मोड़ पर ले जाता है। आइए इस बेहद मार्मिक गीत को सुनते हैं बलदेव जी और राजू जी की आवाज़ में, जहाँ एक ओर वंदना का सब कुछ छिन गया है, वहीं दूसरी ओर इसे इस बात का भी यकीन है कि एक दिन उसके जीवन की आराधना बनेगी आशा एक दिन तेरी ये निराशा। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए चाहे जो होए,
सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने। बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ओ ये मोती आँखों की पूंजी है, ये ना खोए काहे को रोए। चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान। समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान। नजर तेरी काहे ये नादान, छलक गई गागर समान। ओ जाने क्यों तूने यूं आंसुअन से नैन भिगोए, काहे को रोए। चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। कहीं पे है सुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। और कहीं पे है सुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। बुरा भला जैसा भी है, यही तो है बगिया का रूप। ओ फूलों से कांटों से माली ने हार पिरोए, काहे को रोए। चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। काहे को रोए, काहे को रोए। और उनको दिए गए अपने वचन को ही वंदना ने अपने प्रेम की आराधना बना ली थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। सुबह की एक हल्की सी किरण अंधेरी से अंधेरी रात के गहरे अंधकार को भी मिटा देती है। आखिर वो दिन आ ही गया जब वंदना ने अरुण के बेटे को जन्म दिया। रात के अंधेरे में उसने अपने बेटे को
अनाथाश्रम छोड़ने का फैसला ये सोचकर किया कि अगली सुबह वो अपने बेटे को गोद ले लेगी और इस तरह कानूनन वो बच्चा उसका हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच्चा किसी और के घर चला जाता है। इसे कहते हैं तकदीर। जो बच्चा आपने पसंद किया था, ये सब उसकी किस्मत में नहीं। क्या? बात यह है कि आपके जाते ही एक सज्जन है जिनकी बीवी को तीसरी बार मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अगर ये बात उसे मालूम हो जाती तो शायद वो जिंदा न रहती। उनकी जान बचाने का एक ही रास्ता था कि उसे दूसरा बच्चा दे दिया। और आपने उसे मेरा बच्चा दे दिया? आप तो सिर्फ उसे गोद लेना चाहती थी, आपको दूसरा मिल जाए। लेकिन उस औरत की जिंदगी और मौत का सवाल था, उसकी जरूरत आपसे ज्यादा थी। नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं? आपने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। ये क्या किया आपने? आप खामखा इतनी परेशान हो रही। आइए दूसरा बच्चा पसंद करें। नहीं, मुझे सिर्फ वही बच्चा चाहिए। किसके पास है? लेकिन उन्होंने वो बच्चा कानूनी तौर पर गोद लिया है, अब वो आपको नहीं मिल सकता। आप मेहरबानी करके सिर्फ उनका नाम और पता दे दीजिए। अच्छा, वंदना की कहानी अब कुछ ऐसी हो गई थी कि खुशियां और गम आंख मिचौली कर रही थी। एक पल में वो खुशी मिली और एक पल में ही दुख के साए ने उसे घेर लिया। वंदना राम प्रसाद सक्सेना, जिन्होंने उसके बेटे को गोद लिया था, उनके घर जाकर अपने बेटे को लौटाने की गुहार करती है। लेकिन राम प्रसाद उसे समझाते हैं कि वंदना इस मुश्किल वक्त का सामना अकेली नहीं कर पाएगी। बेहतर होगा कि वंदना उस बच्चे को उसके घर पर ही पलने दे और एक आया की तरह घर पर ही उसकी देखभाल करे। तो अब मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। वो मेरे जीने का एक ही सहारा है। वो मेरे पति की अमानत है। तो उसे हमारे घर में पल। कभी नहीं। बहस करने से क्या फायदा? तुम औरत हो, अकेली हो। बच्चे की परवरिश करने के लिए तुम्हें हर कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम कर नहीं सकोगी। दुनिया कितनी जालिम है ये मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तो इसका मतलब आप मेरे बच्चे को वापस नहीं देंगे? इस घर में उसे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। उसकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत पूरी की जाएगी। उसे पिता का नाम मिलेगा और एक नहीं 2 माओं का प्यार मिलेगा। तुम ही फैसला कर लो, इस घर में पलने में तुम्हारे बेटे की भलाई है या नहीं? आपका कहना हर तरह से ठीक है, लेकिन मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? कैसे दूर रह सकूंगी उसे? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। उसे 2 माओं का प्यार मिलेगा। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी और तुम्हारा बेटा तुम्हारे नजदीक रहेगा। नजदीक रहेगा? मगर आपकी पत्नी? उसे किसी तरह समझाना पड़ेगा, वो मैं कर लूंगा। लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, बच्चा तुम्हारा है, ये मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को मालूम ना हो। मगर बच्चे की खातिर ये वादा तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ। और आपका ये एहसान? इसकी जरूरत नहीं। आंसू पोस्ट चलो मेरे साथ आओ। वंदना ने सक्सेना साहब की बात को इसलिए माना क्योंकि उसे मालूम था कि वो कानूनन इस बात को साबित नहीं कर सकती कि वो उस बच्चे की माँ है। खैर, वक्त बीतता गया और वंदना अपने बेटे सूरज के प्यारे से बचपन में खोकर अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने लगी। यहाँ गीतकार आनंद बख्शी साहब ने एक ऐसा गीत लिखा है जिसे भारत की हर माँ ने अपने बच्चे के लिए गाया है। माँ की ममता, जीने की आस, भविष्य के सपने, हर वो भावना जो एक माँ अपने बेटे के लिए अपने दिल में रखती है, यहाँ उन्हें शब्दों का रूप दिया गया है। आइए ममता और वात्सल्य की भावना से भरे इस गीत को सुनते हैं रुबीना जी और डॉक्टर रिंकू की आवाज़ में। भारत की हर माँ के लिए उसका बेटा राजा बेटा ही होता है। वो कहती है, मेरा राजा बेटा, फिर चाहे वो खुद कितनी भी साधारण स्त्री क्यों ना हो, माँ आखिर माँ होती है।
सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तू खेले खेले कई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेले कई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बंधी कई आशा मेरी, मेरा वो सपना सलोना है तू। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। पुरवाई बनने उड़े, पंछी चमन में उड़े। पुरवाई बन में उड़े, पंछी चमन में उड़े। राम करे कभी होके बड़ा, तू मन के बादल गगन में उड़े। जो भी तुझे दिखे वो ये कहे, किस माँ का ऐसा दुलारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरे गुड्डे की शादी है आज। मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरे गुड्डे की शादी है आज। मैं वारी रे, मैं बलिहारी रे, घूंघट में गुड़िया को आती है नाच। यूं ही कभी होगी शादी तेरी, दूल्हा बनेगा कुंवारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है। वंदना अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी, इस बात से अनजान कि उसे अभी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजरना बाकी है। एक दिन सक्सेना साहब का साला विदेश से उसके घर आता है और उसकी नज़र अकेली खूबसूरत जवान वंदना पर पड़ती है। वो उसे एक दिन घर में अकेला पाकर वंदना के साथ ज़बरदस्ती कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। इसी बीच सूरज के हाथों उसका खून हो जाता है।
कुछ नहीं हुआ, घबरा मत बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुमने कुछ नहीं देखा, इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम, समझे? आओ, आओ मेरे साथ। माँ की ममता अपने बच्चे को मुसीबत में देखकर बड़े से बड़ा जोखिम उठाने में संकोच नहीं करती। वंदना भी सूरज को बचाने के लिए इस खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और अदालत उसे 14 साल की उम्र कैद की सजा सुनाती है। वक्त बीतता गया और वंदना सूरज के पायलट बनने का सपना लिए एक कैदी के रूप में 12 साल का वक्त गुजारती है। उसके अच्छे व्यवहार के कारण जेल प्रशासन उसे 2 साल पहले ही रिहा कर देता है। अब फिल्म में वंदना को लगातार संघर्ष करते रहने वाली एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी महिला के रूप में दिखाया गया है, जिसे कुछ मालूम नहीं कि वो अब कहाँ जाएगी और उसका बेटा सूरज कहाँ है। ऐसे में उसे साथ मिलता है उसी जेल के जेलर मदनपुरी का, जो उसे अपनी बहन बनाकर अपने घर ले जाते हैं। जेलर साहब की एक बेटी है रेनू। वंदना और रेनू की मुलाकात कुछ इस तरह से होती है कि पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करती हैं और उन दोनों के बीच माँ और बेटी का एक बड़ा ही अनूठा सा रिश्ता कायम हो जाता है। जेल को अपना घर बनाया तो अब यकीनन आप अपने घर को भी जेल बनाना चाहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ की जेल का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। यही बदल लेती हूँ। 1 2 शर्म है कि नहीं? ओ डैडी, आपसे क्या शर्माना? जो चाहती वही करती है। देख लिया आपने मेरी प्यारी दुलारी इकलौती बेटी, क्या ख्याल है इसके बारे में? बहुत सुंदर और बहुत ही भोली। सच? तो किसी बात पर हाथ मिलाइए। नहीं, हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा। ये वंदना जी हैं, मैंने बहन बनाकर यहाँ लाया, अभी हमारे साथ यहाँ रहे। अच्छा? अब चलो पहुँचो इनके। अरे जीते रहो बेटी, डैडी ने आपको बहन बनाया है तो आप मेरी आंटी हुई। आज तक मेरी जिंदगी में एक ही कमी थी, माँ की, लेकिन आपको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि अब वो कमी भी नहीं रही। न जाने क्या बात है आपके चेहरे में। माँ, बेटी, माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। जब चेहरे से ममता के निश्चल भाव छलकते हों तो कोई भी आदमी एक अपनापन महसूस करने लगता है। रेनू एक बड़ी ही चंचल और साफ दिल की लड़की है जो एयरफोर्स के एक पायलट से प्यार करती है। एक बार वो वंदना को उससे मिलवाने के लिए ले जाती है, जहां वंदना देखती है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा सूरज है, जिसे देखकर वंदना के चेहरे पर कई मिले जुले भाव उभर कर सामने आ जाते हैं। सूरज को देखकर वंदना खुश भी होती है और स्तब्ध भी रह जाती है। वही चेहरा, वही बातें, वही बात करने का दिल फरेब अंदाज, सब कुछ जैसे उसे अरुण की याद दिला रहा था। आंटी, ये है सूरज। हेलो आंटी। मुझे
कितना जाना पहचाना सा चेहरा। तुम्हें मालूम है मैं आंटी को अपने साथ क्यों लाई हूँ? तुम अगर इन्हें पसंद आए तो ये डैडी से तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मतलब ये कि तुम्हारी किस्मत का फैसला आंटी के हाथ में है। माई किस्मत? आंटी, जिस लड़की की आप आंटी है वो मेरी जिंदगी है और आपका फैसला मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उम्मीद है कि आप चाहेंगे मैं जिंदा रहूं। आंटी जल्दी फैसला सुनाइए, आपको लड़का पसंद है या नहीं? हाँ, एक मिनट। फैसला सुनाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर मैं आपका बेटा होता तो आप क्या करती? मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की कर देती। आप यहाँ बैठेंगे, मैं 5 मिनट में तैयार हो गया तो अभी क्या अभी आ। यहाँ फिल्म में निर्देशक ने वंदना की टकटकी लगाती आंखों को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया है। ऐसा लगता है वंदना की आंखें सूरज में अरुण को ढूंढ रही हैं। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, एक दिन गुजर ही जाता है, क्योंकि इंसान की ही तरह वो भी कहीं टिक कर नहीं रहता। वंदना भी अब खुश है, क्योंकि जिस किस्मत ने उसे उसके बेटे से अलग कर दिया था, उसी किस्मत ने उसे दोबारा सूरज से मिलवाया भी। यहाँ फिल्म की दूसरी नायिका फरीदा जलाल यानी रेनू और सूरज यानी एक बार फिर से राजेश खन्ना के बीच दो जवां दिलों की तरुणाई और अंगड़ाई लेती प्यार की लड़ाई और नोक-झोंक को बड़ी ही खूबसूरती से फिल्माया गया है। सूरज कुछ बड़े ही प्यारे से सवाल पूछकर रेनू से प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है। आइए इस प्यारी सी नोक-झोंक को सुनते हैं सागर जी और नमिता की आवाज़ में। अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन? डन डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों में निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 है। कलियों पे निखार है, हो तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 बाहों में बहार है। छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना मैया, आऊं ना मैं तेरी बातों में सैया। छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना मैया, आऊं ना मैं तेरी बातों में सैया। तुमने कहा है देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको एक राज है। हाँ है, फिर भी इनकार है। हाँ है, हो तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। बाहों में बहार है।
इंतजार है हो फिर भी तकरार है हो तुमको मुझसे प्यार है ना 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 नहीं 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 ओ, बागों में बहार है अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी होती है क्या बोलो प्यार की निशानी अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी होती है क्या बोलो प्यार की निशानी बेचैन रहती है सपनों की रानी बोलो तुमको बेकरार है मुझ पे एतबार है जीना दुश्वार है आज सोमवार अरे बाबा है तुमको मुझसे प्यार है ना 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 वक्त गुजरता गया। बार बार सूरज को ऐसा लगता जैसे वंदना से उसका कोई पुराना रिश्ता है, लेकिन हर बार वंदना असलियत छुपा जाती थी। वक्त एक बार फिर उसी मोड़ पर आता है और सरहद पर लड़ाई के दौरान सूरज का प्लेन क्रैश कर जाता है, लेकिन खुशनसीबी से उसकी जान बच जाती है। एक दिन इत्तेफाक से सूरज वंदना के कमरे में जाता है और वहाँ पड़ी किताब में रखी पुरानी तस्वीरों और सक्सेना साहब की चिट्ठी से उसे इस बात का पता चलता है कि वो वंदना और अरुण का बेटा है। अपनी माँ को उसके त्याग, बलिदान, संघर्ष के लिए समाज के सामने उसे अपनी माँ को स्वीकारने के लिए सूरज वंदना को एक अवार्ड फंक्शन में ले जाता है, जहाँ उसे उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। वहाँ वो पुरस्कार लेने के लिए सबसे पहले अपनी माँ को बुलाता है और वहाँ पूरे समाज के सामने वंदना का परिचय अपनी माँ के रूप में देता है। बाजी के लिस्ट में सबसे पहला नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूरज कुमार सक्सेना। सर, आपको ताजुब इसलिए हो रहा है कि आपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा को देखा था। उनमें से तुम्हारी शक्ल अरुण वर्मा से। मैं उनका बेटा हूँ। बेटा, हाउ इज दैट? अरुण वर्मा तो। सर, ये सब कुछ मैं आपको फंक्शन के बाद में बतलाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए कि जब मुझे मेडल दिया जाए वो भी यहाँ मौजूद हूँ। यानी जिसकी वजह से आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मैंने किया है, जो इज्जत मुझे दी जा रही है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। इस खुशी के मौके पर मेरे साथ उन्हें भी शरीक होने दिया जाए, इसे मैं दुनिया के सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा मेडल समझूंगा सर। ऑफ कोर्स, मैं खुद ऐसे हस्ते से मिलना चाहूंगा। बुलाओ ना। थैंक यू सर। माँ, यहाँ माँ। मैं जब भी इस फिल्म के इस आखिरी दृश्य को देखता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। आपने सूरज को सब कुछ बता दिया? नहीं तो खून ने खून को पहचान लिया। जाओ। आओ ना माँ। भाभी, आइए। याद है, मैंने आपसे कहा था एक दिन जरूर आएगा जब आपका बेटा आपको माँ कहकर पुकारेगा। आइए।
आपने शादी में पहचाना नहीं। याद है आपके बर्थडे पर अरुण के साथ? ऑफ कोर्स मैंने पहचान लिया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी बनाने से पहले वो और आज तक इसीलिए अपने बेटे को अपना बेटा न कह सके। जिंदगी में अकेली मुसीबतों का सामना करती रही ताकि मुझे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बना सके, क्योंकि मेरे पिता को वचन दिया था इन्होंने। वंदना जी, जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं जो समाज के दायरे से कहीं ऊंची है, उनमें से आप भी एक हैं। और मैं समझता हूँ आपके बेटे को मेडल पहनाइए आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो औरत अपने पति की मौत एयर क्रैश में होने के बाद भी अपने इकलौते बेटों की इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनाने की हिम्मत रखती है, मैं समझता हूँ उसी माँ के हाथों से ये मेडल। यहाँ एक सलाम भारतीय सेना के हर उस सिपाही के लिए जो मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। आज आपकी बरसों की आराधना सफल हुई है। लीजिए। आज मैं सारी दुनिया के सामने सर उठा के कह सकता हूँ, न जाने कितने जन्म लेने के बाद, न जाने कितनी तपस्या के बाद तुम जैसी माँ, तुम जैसी देवी का बेटा बन सका। फिल्म का यह आखिरी दृश्य हमारी आंखों को तो ज़रूर नम कर जाता है, लेकिन वंदना की आराधना सफल होती है और इस तरह इस कहानी का सुखद अंत होता है। आप सभी ने इतनी देर तक इतनी शिद्दत से मुझे सुना और इस फिल्म को एक बार दोबारा जीने की कोशिश की, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभारी हूँ। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि बगैर किसी व्यवधान के हमारे बहुत ही प्यारे सुरीले परिवार बीएमएल की भी आराधना यहीं पे सफल होती है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब इस फिल्म के लिए मैं काम कर रहा था तो बहुत कुछ मुझे भी नई बातें पता चली। हो सकता है कि आपने भी उन बातों को सुना हो, लेकिन ये फिल्मी बातें हैं दोस्त, जितनी बार सुनो उतना अच्छा लगता है। सबसे पहली बात ये कि मेरे सपनों की रानी गाना अलग अलग जगह पे फिल्माया गया है। आप सभी जानते होंगे दार्जिलिंग में राजेश खन्ना और सुजीत कुमार की शूटिंग हुई, जबकि मुंबई के एक थिएटर में शर्मिला टैगोर की शूटिंग हुई। वर्ष 1960-61 में ही इस कहानी के कहानीकार सचिन भौमिक ने शक्ति सामंत को इस फिल्म की कहानी सुनाई थी, लेकिन उस वक्त वो एन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने इसे दरकिनार कर दिया था। लेकिन 5-6 साल के बाद जब उन्हें इस फिल्म की कहानी का एक बार पुनः स्मरण हुआ तो उन्होंने सचिन भौमिक को बुलाकर कहा कि अगर कोई कहानी 7-8 सालों के बाद भी याद रहे तो उसका मतलब यही होता है कि कहानी में दम है। इसलिए अगर आप मुझे वो कहानी दोबारा दें तो मैं उस पर एक फ़िल्म बनाना चाहूँगा। चूँकि एन इवनिंग इन पेरिस में एक ग्लैमरस गर्ल के रूप में
शर्मिला टैगोर दिख रही थीं, इसलिए सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी माँ के रोल को वो नहीं करना चाहती थीं। लेकिन जब शक्ति सामंत ने बताया कि देखो शर्मिला, ये कितना मार्मिक दृश्य है माँ और बेटे का, तो उन्होंने माना कि वाकई ये फिल्म उनके लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आई। एक नए किरदार को लेने के कारण ही जब फिल्म में हीरो की बात की चयन हो रही थी तो सबसे पहला नाम राजेश खन्ना का आया, और इतिहास गवाह है कि शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को लेकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि इसके बाद जो राजेश खन्ना ने किया वो कोई और नहीं कर पाया। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात यह है कि फिल्म में सूरज के एक दोस्त का किरदार शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई ने, जी हाँ, सुभाष घई ने निभाया है। और उन्हें जीप लेकर सेट पर आना था, लेकिन उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी और उन्होंने सारे सेट को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया था। लेकिन उनके हाथ से ये रोल छूट ना जाए इसलिए उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई कि उन्हें जीप चलाना नहीं आता है। है ना बहुत ही रोचक बात। और ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस फिल्म के बाद सुभाष घई ने फिर किसी फिल्म में रोल नहीं किया, लेकिन वो अपनी हर फिल्म में एक छोटी सी झलक दिखाकर चले जाते थे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। आप में से कोई अब अगर कुछ बोलना चाहे तो फ्री स्टाइल लेकर बोल सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये मौका देने के लिए भी बीएमएल के परिवार, बीएमएल कैप्टन और गाथा जी और सारी एडमिन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने इसके एक एक गाने को इतनी शिद्दत से गाया, उसे जीवंत बनाया, उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम। Good evening, ladies and gentlemen. डॉक्टर दीपक, क्या कहें हम? अभी तक भी हम सीट पे बैठे हुए हैं एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू ऑब्जर्व व्हाट हैज़ हैपेंड। अभी तक जो कुछ हुआ है इन 2 घंटों में, yes, completely glued to my seat. I have not yet gone home. ऐसी सिचुएशन है। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, ये BML का एक मेगा इवेंट बोल सकते हैं, एक कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट। जब मैं भेज रही थी फ्लायर, डॉक्टर दीपक का फ्लायर, सब लोग पूछ रहे थे ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फिल्म दिखाओगी क्या? तो मैंने कहा आप आओ और देख लो क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है। टू स्टार्ट विद, जब दीपक जी ने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया तो इंस्टेंटली इट क्लिक्ड, द आइडिया क्लिक्ड टू अस। फिर हम सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे करें। देन वी कम्प्लीटली बिलीव्ड व्हाट ही हैज़ इन हिज माइंड एंड हमने सोचा कि वो जो करना चाहते हैं उनको कम्प्लीटली फ्री हैंड दिया जाए। और यस, सस्पेंस मेंटेन्ड था। फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं था क्या चल रहा है लास्ट मोमेंट तक, कौन सी मूवी है जिस पे काम किया जा रहा है। और जो किरदार हैं, जो गाना गा रहे हैं, वो अपने किरदारों में कम्प्लीटली ढल जाएं, उस तरह से उनको मोल्ड किया जा रहा था। आपने देखा होगा कि जो उनके जो फोटोज़ आ रहे थे, दे वर द कैरेक्टर्स ऑफ द सॉन्ग। सो यू वे नॉट, एंड कुछ लोगों ने तो जैसे वीटी जी ने तो अपना नाम भी बदल दिया। ही हैज़ चेंज्ड हिज नेम फॉर दिस इवेंट, है ना। आई वाज सरप्राइज्ड कि अरुण कौन है यहाँ पे अभी कि ही हैज़ चेंज्ड हिज नेम। और कैसे, पता नहीं कैसे अरुण वो नेम अवेलेबल था SM पे कि उनको मिल गया, या इन द कैरेक्टर। एब्सोल्युटली। टू स्टार्ट विथ, वो जो पहला गाना था BTG एंड अभिषेक जी का, मेरे सपनों की रानी, फैंटाबुलस। ऐसा गाना, ऐसा कोलैबोरेशन मैंने बिल्कुल नहीं सुना था SM पे। दोनों ने इतना मतलब धमाकेदार गाया कि क्या बताऊं। फिर गुनगुना रहे हैं हमारे ऋतु एंड उपेंद्र जी, ब्यूटिफुल, इट वाज जस्ट ब्यूटिफुल। कोरा कागज था ये मन मेरा, हाई नोट्स पे, रविंद्र एंड ज्योति जी, कमाल। एंड देन जो धुआंधार जो फायर्स उड़े उसमें, रूप तेरा मस्ताना, उफ क्या बताऊं। सुदर्शन जी का पावर पैक्ड परफॉर्मेंस,
चंदा है तू एंड सूरज है तू, वो रुबैना एंड डॉक्टर रिंकू, सच में आंखों में पानी आ गई। मेरी माँ अभी यहाँ नहीं है, मतलब शी इज़ गॉन समवेयर टू माई ब्रदर्स प्लेस, तो माँ की याद आ गई सच में। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस। और बलदेव जी एंड राजू जी, सफल हो गई आपकी आराधना, ऐसा है, ऐसा लगा वो गाने को सुन के। एंड इट वॉज सच अ टफ सॉन्ग एंड यू बोथ डिड फैंटाबुलस। फिर लास्ट में गाना था बागों में बाहर है, एंड नमिता, सच इनक्रेडिबल लाफ यू हैड बीच में, गाने के बीच में। इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सागर जी आप बहुत अच्छा साथ निभाया। और दीपक जी, क्या कॉन्सेप्ट, क्या कंटेंट राइटिंग, वॉट एवर यू हैव कलेक्टेड दोज डायलॉग्स, और 2 घंटा हम ऐसा लग रहा है कि यू हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर मंथ्स, एंड येस यू हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर 1 month, एंड हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। He must be awarded. Yeah, he will be awarded. We are so proud of you, Deepak ji. So proud of you. Thank you so much, guests जो आप लोग आए और यहाँ पे रहे, और सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। ऑक्टाविया के सारे मेंबर्स थे, SJR के मेंबर्स थे, चिन्नू जी, चेतन जी थे, एंड लॉट ऑफ पीपल, TMH एरा के भी लोग थे, और बाकी जिनको मैं नहीं जानती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। येस, देयर वाज अ पायलट अमंगस्ट अस, धीरज जी थे, और when we were talking about pilots and all, so I was remembering how he is flying his flight and all, so it was beautiful. Thank you so much everyone who contributed for this show. यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सभी अपने जीवन की व्यस्तता में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑक्टाविया से श्रेया और उमर भाई ने और फाल्गुनी ने साउंड सेटिंग में, गानों की प्रिपरेशन में हम सब का बहुत साथ दिया। मैं चाहूँगा कि BML पूरी परिवार की तरफ से एक बार उन्हें भी थैंक यू कहा जाए, जो यहाँ मौजूद हैं। शुरू से लेकर आखिर तक वो सभी यहाँ पे रहे और उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की। ऑक्टाविया और BML अलग अलग नहीं हैं, बस 2 अलग परिवार हैं जो साथ साथ रहते हैं, कहीं किसी के मन में कुछ भी नहीं। तो थैंक यू सो मच श्रेया एंड उमर भाई, फाल्गुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। मैं ये आप लोगों के लिए ही बोलने के लिए फ्री स्टाइल में आया था। अभी मैं अपनी वाणी को हेलो एवरीवन, क्या कहूँ मैं आपके बारे में। गाथा ने सभी कवर कर लिया एक्चुअली, एंड कुछ मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। जब किसी को फ्री हैंड देते हैं तब उसमें से क्या आविष्कार निकलता है बाहर, इसका एक लाइव एग्जांपल हमने देखा, राइट। एंड डॉक्टर दीपक, यू हैव नेल्ड इट कंप्लीटली, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल आइडिया. It definitely takes a long time, and this doesn't happen without efforts from everyone, right? Of course, आपका 50% contribution होगा, लेकिन 50% performance का भी उसमें है. And the people who were in the background, like what you said, ऑक्टाविया के जो लोग थे बैकग्राउंड, मुझे सबके नाम याद नहीं है, लेकिन आई थिंक श्रेया, राइट. सो आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद आपको बहुत बहुत. एंड ऑल अदर फैमिलीज, मैं ज़्यादा कनेक्ट में नहीं रहता हूँ इन सब के, लेकिन गाथा इज़ आवर कॉन्टैक्ट पर्सन, SPOC, यू कैन से स्पॉक, एंड शी ब्रिंग्स ऑल दिस, शी इन्वाइट्स एवरीवन. आई हैव फॉलोड एवरीवन नाउ, बट इट रियली डिपेंड्स दैट हाउ मच आई गेट कनेक्टेड. बट आप सब लोग यहाँ पे आए और हमारा हौसला बढ़ाया, हमें अप्रिशिएट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. एंड हैव अ एक्सलेंट एंड गुड नाइट.